नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और हम एक बार फिर से हाजिर हैं फ्लैश पॉइंट विद सुरेंद्र सिंह ओबरॉय में, ये जानने के लिए कि ताजा हालात क्या है ईरान वॉर को लेकर, जंग किस तरफ जा रही है, क्या है उसके इकोनॉमिक कॉस्ट होंगे, क्योंकि ईरान बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ नजर आ रहा है। उसके प्रॉक्सीज ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। सुरेंद्र जी, ये ऐसी जंग है जिसमें ईरान को ना तो गल्फ कंट्रीज से उनको कोई सहयोग मिलने की अपेक्षा है, क्योंकि उन्होंने वहां पे ऑलरेडी हमले कर दिए हैं, और उनकी जो प्रॉक्सीज थी लेबनान में हिजबुल्लाह या हमस, वो ऑलरेडी डिप्लीटेड हैं, एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, क्योंकि वो जब से उन्होंने इजराइल पे हमला किया था उसके बाद लगातार जो है उनका न्यूसेंस पोटेंशियल या इजराइल पर हमला करने की क्षमता बिल्कुल खत्म है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये ईरान आज से अकेला नहीं है। वो अपने जो प्रॉक्सीज वगैरह उसने बनाए थे, तो जो हमस के साथ इजराइल के टाइम पे जब अटैक चल रहे थे, तो ईरान उसी वक्त समझ गया था कि उसके प्रॉक्सीज जो मैक्सिमम है दैट हैज बीन यूटिलाइज्ड, और यू कैन से दैट दे हैव बीन यूटिलाइज्ड, काफी ज्यादा हुए थे। और आपको याद होगा कि जो इजराइल ने अटैक्स किए थे उस वक्त हिजबुल्लाह के ऊपर, आमतौर पे लेबनान में, और उनके जो टॉप लीडरशिप्स को खत्म कर दी थी, यहाँ तक कि कुछ ईरानियन लीडरशिप्स की भी वहां पे उन दिनों में असैसिनेशन हुई थी। तो असेसमेंट ईरान ने जब नई अपनी जो टेक्निक बनाई होगी या ये वॉर की प्रिपरेशंस की होंगी, तो इस चीज को एस्टिमेट पूरा किया होगा। और शायद यही एक रीजन है कि वो गल्फ कंट्रीज पे अटैक कर रहे हैं। वो डायरेक्टली खुद इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईरान उनको इंटरवेंशन करवा रहा है, उनको बीच पे इन्वॉल्व कर रहा है। वो अपनी मर्जी से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक बार जब उनकी कंट्रीज पे अटैक हो रहा है, दैट इज नॉट ओनली गिविंग टफ टाइम टू अमेरिकन ट्रूप्स हु आर प्रेजेंट इन स्कैटर्ड कंट्रीज ऑफ गल्फ कंट्रीज, वो उनकी बिजनेस को भी बहुत अफेक्ट हो रहा है, उनका ऑयल एक्सट्रैक्शन अफेक्ट हो रहा है, टूरिज्म अफेक्ट हो रहा है। तो ये एक डेलिब्रेट एक्ट है ईरान का कि मैं अकेला हूं, लेकिन मैं आपको अपने साथ ले डूबूंगा अगर आप लोगों ने मेरे साथ नहीं दिया। इसीलिए आज आपने जो आप बात कर रहे थे कि जो जीसीसी है, उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्रेस रिलीज निकाला है और अपील भी की है और वार्निंग भी दी है, और अर्ज किया ईरान को कि आप प्लीज हॉल्ट कीजिए अटैक्स हमारे ऊपर, और एडवोकेसी और डायलॉग में आ पाइए, ये ज्यादा जरूरी है। यहां तक उन्होंने वार्न किया है कि नेसेसरी मेजर्स डिफेंड करने हैं अगर आपको अपनी सिक्योरिटी भी चाहिए। तो ये चीजें सब हो रही हैं। क्या ईरान मानेगा? आई डाउट। एक और आज जो पढ़ रहा था मैं, अटलांटा न्यूज पेपर है जो यूएस का, डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू भी दिया है उनको, और उन्होंने ये दिखाया, बोला है कि मैं रेडी हूं बातचीत करने के लिए जो लेफ्ट ओवर लीडर्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी भी है ईरान की, और कहीं ना कहीं उनके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी है दैट वी कैन कंटिन्यू फॉर सम मोर डेज। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लास्टली जो ये अरब कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे ओमान है, कतर है या कुवैत है, या यहाँ तक के सऊदी अरबिया है, जो ईरान के साथ कभी हमेशा रहा भी नहीं है, और इनडायरेक्टली ये भी कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं खुश भी होगा कि ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है। लेकिन इस वक्त वो सब चाहेंगे कि किसी तरीके से उनके कंट्रीज पे शेलिंग वगैरह बंद हो जाए, और वो रिस्पॉन्स भी नहीं करना चाहेंगे इस वक्त ज्यादा, क्योंकि एक मुस्लिम वर्ल्ड के नाम पे एक वो एजिटेशन जैसी शुरू हो जाएगी कि एक मुस्लिम ब्रदरहुड पे एक मुस्लिम कंट्री ही अटैक कर रही है। उस चीज का भी उन लोगों को काफी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जहां तक अभी जो मार्टिडूम चल रहा है या प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो ईरान के शिया लोगों के हैं, तो एक ये कैश 22 पोजीशंस है गल्फ कंट्रीज के लिए। इवन दो एज आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उनके प्रॉक्सी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, चाहे हमस था बिल्कुल खत्म है, हिजबुल्ला है काफी इफेक्ट है, और आज लेकिन देख रहे होंगे आप
कि सुबह से ही न्यूज आ रही है कि इजराइल इस वक्त काफी बम्बार्मेंट कर रहा है लेबनान में। और लेबनान के जो विलेजेस हैं बॉर्डर्स के, उन सबको बोला है, साउदर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं जो लेबनान के, कि आप खाली कीजिए। 50 विलेजेस को बोला किया है खाली करने के लिए। दैट मीन्स दे हैव सम इंफॉर्मेशन दैट हिजबुल्लाह हैज बीन एबल टू रिक्रिएट सम सॉर्ट ऑफ ए पोजीशन सिंस देयर नसरुल्लाह जो उनके चीफ हुआ करते थे, जब उनकी डेथ हुई थी, हिजबुल्लाह के उनके जो टॉप कमांडर हुआ करते थे एट द टाइम ऑफ इसराइल एंड आई मीन हमस, जब फाइट्स चल रही थी। तो एक और डर भी है वहां से कि रेड सी में पहले अटैक किया करते थे हुतीस, कहीं दोबारा ना हो जाए, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शिप्स ने अपना एंकर कर लिया हुआ है, वो नहीं इस वक्त ट्रेवल कर रहे हैं अरबियन सी वगैरह में। तो कोशिश दोबारा जारी है। इसराइल को भी अब मल्टी प्रोंग पॉलिसी में जाना पड़ेगा। लेबनान को वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन होगी कि वहां पे रिक्रिएट ईरान करा रहा है उनको, और कुछ अटैक हो सकते हैं, और शायद एक दो अटैक्स हुए भी हैं आज रात को वहां से। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस के इजराइल वापस अटैक कर रहा है लेबनान पे। जी, कैच 22 सिचुएशन कही जा सकती है ये ईरान के लिए, क्योंकि ईरान के अंदर भी हम दो तरीके के हमें इमेजेस देखने को आ रही हैं। पहली वो जब अयतुल्ला अली खामनेई की मौत हुई तो उसके बाद हमने विजुअल्स देखे कि लोग जो है खुशी मना रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगता है कि जो क्लेरिक रिजीम है उसने अपना ग्रिप जो है और मजबूत कर लिया, और उसके बाद हमने सड़कों पर देखा लोग शोक जताने के लिए आ रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मैं देखो इस सब चीज को मैं ऐसे देखता हूं कि जब किसी आदमी को आप स्ट्रैंगुलेट कर रहे हो तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश में हाथ पांव इधर उधर सब कुछ करने की कोशिश किया करता है। सिमिलरली ईरान को इस वक्त अमेरिकन इजरायली स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डेस्परेटली कहेगा अगर मैं मर रहा हूं तो क्यों नहीं बाकी लोगों पे भी इफेक्ट हो इसका। एक्सपेक्ट वो कर रहे थे, जैसे आप कह रहे हैं वो अकेला पड़ गया है, लेकिन आप अगर देखिएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक कंडेमिनेशन के बगैर कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। इंटरनेशनल लॉ इन इटसेल्फ इज क्वाइट वीक। इस वक्त ये कहा जा रहा है, अगर आप देखें जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं फिर वापस वेनेजुएला में जाऊंगा या उससे पहले जब भी कहीं पे कोई अटैक होते हैं, कि माइट इज राइट हो गया है। अगर आप माइटी हो और आप कुछ कर सकते हो और आप अपना कर सकते हो, एंड जो एक ऑर्डर बिल्ट अप हुआ था जहां पे अकाउंटेबिलिटी थी, जहां यूएन चार्टर फंक्शनिंग कर रहा था, तो वो सारा कहीं पे विजिबल नहीं हो रहा है इस वक्त। उस चीज में ईरान भी उस चीज का फायदा उठाएगा कि वो अपने साथ रह के बाकी कंट्रीज पे भी काफी अटैक करता रहेगा, और शायद वो इसीलिए कर रहा है कि मेरे को तो खत्म होना है तो मैं बाकियों को लेके क्यों ना डूबूं। अमेरिकन रहेंगे, आप देखिए उन्होंने मंडे को मीटिंग नहीं रखी है, जबकि इतना ज्यादा प्रेशर है यूएस कांग्रेस का या सेनेटर्स का कि आप हमें बताइए आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, और काफी ग्रुप्स नाराज भी हैं कि आपने वॉर हमारे बगैर परमिशन लिए बगैर कैसे शुरू कर दी थी। हाउ डिड यू यूज योर प्रेसिडेंशियल पावर्स अकॉर्डिंग टू आई मीन व्हाटएवर द पावर्स द प्रेसिडेंट हैज गॉट इट, बट दैट इज बीइंग मैसिवली क्रिटिसाइज्ड वहां पे हो रहा है। और मीटिंग कब रखी है उन्होंने? ट्यूसडे को। अभी समझिए आज संडे की रात है यूएस में, और कल का दिन भी पूरा उनके पास पड़ा है अटैक करने के लिए यूएस का। तो एक स्ट्रेटेजी है, और परसों शाम को उन्होंने मीटिंग रखी हुई है, ट्यूसडे शाम को। तो हमारा ये वेडनेसडे होगा वहां उस वक्त यहाँ इंडिया में। तो इसका मतलब कि उन्होंने 2 दिन और मैसिव अटैक करना है ईरान का बिफोर दे बिकम अकाउंटेबल टू देयर ओन आई मीन देयर ओन सेनेट वहां पे, या अपनी कांग्रेस के साथ होगा।
तो ये सारा चीज एक डिप्लोमेसी में मैं देख रहा हूं कि ईरान आ तो गया है आगे, सॉरी, यूएस आगे तो आगे आ गया है, और अब यूएस पे काफी प्रेशर बिल्टअप हो गया है कि वो कैसे इस चीज को रिगल आउट करे, और रिगल आउट उनके पास अब ऑफेंस ही है। जब तक वो ज्यादा इंक्रीज ऑफेंस नहीं करेंगे ईरान को और डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो इस हाल में छोड़ के ईरान को वापस आना उनके लिए डिफीट होगा। तो मेरे को लग रहा है कि अभी नेक्स्ट 2 डेज में एक मैसिव अटैक, सीरीज ऑफ वेव्स ऑफ अटैक ईरान पे होने वाले हैं। उनकी जितनी भी पोजीशंस, मिलिट्री एसेट्स या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह होंगे इसके मिसाइल प्रोग्राम्स वगैरह बनाने के लिए, वो सारा उस चीज को मैपिंग करके उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। और यहां तक कि ईरान भी ये जानता है कि इन एरियाज में अटैक होंगे। उन्होंने भी उन्हें सेलर्स में रखा हुआ है, टनल्स में रखा हुआ है, कई डिफरेंट एरियाज में रखा हुआ है। और याद रहे, ईरान का 11 कंट्रीज के साथ एक किस्म का बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है कम से कम 6 या 7 कंट्रीज के साथ। और जो 6-7 कंट्रीज के वो है, वो लैंड का मैक्सिमम कंट्रीज आर फ्रेंडली विद रशिया रादर देन यूएस। हाँ, हाँ, जो सी के बाद उनका मैरिट टाइम बॉर्डर्स हैं जिसके साथ, उनका यूएस के साथ थोड़ा बहुत कंट्रोल है। पर अब आज तो उन्होंने साइप्रस में भी अटैक कर दिया है, विच इज अक्रॉस सीरिया, जो उनके इस वेस्टर्न साइड के साइड पे जब अटैक हो रहा है। और वहां पे स्टैमर ने अभी जो स्टेटमेंट दी है कि नाउ ट्रम्प कैन यूज यूके बेसिस टू स्ट्राइक ईरान मिसाइल डिपोज, तो इन्वॉल्व कर दिया है। तो दैट मीन्स फ्रांस और जर्मनी भी इन्वॉल्व एग्री हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों इकट्ठे एग्री करते हैं हर चीज के लिए। सो अर्लियर दे वर ट्राइंग टू शो रेजिस्टेंस दैट वी आर नॉट इन्वॉल्व इन इट, बट नाउ ट्रम्प हैज मेड देम टू गेट इन्वॉल्व इन इट। एक साइप्रस पे यूके की ट्रुप्स है वहां पे, तो पब्लिक उनको नहीं छोड़ेगी सब गवर्नमेंट को, तो उनको सेफ्टी देनी है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। ईरान भी कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी जो भी लेफ्ट ओवर है उनके पास बड़े तरीके से कर रहा है, वो हो रहा है। ईरान में मैसिव लॉसेस होने हैं, काफी उनकी कंडीशंस खराब भी हो सकती है अगर ये लिंगर ऑन हुआ। वहां पे बहुत माइग्रेशन हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि 11 कंट्रीज हैं जहां से वो क्रॉस करके लोग जा सकते हैं। जैसे आज अभी इस वक्त लेबनान के अगर आप न्यूज देखेंगे, वहां पे मैसिव ट्रैफिक जैम वगैरह होगा, लोग भाग रहे हैं उस एरिया से कि यहाँ बम्बारमेंट होगी। और अगर ईरान में भी ऐसा होना शुरू हो गया, अभी तो वो मिलिट्री टारगेट वगैरह पे ही लगे हुए हैं, तो थिंग्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर लोकल पीपल टू लिव इन दोज एरियाज। तो सिचुएशन, ये मैं फिर कहूंगा कि मैं ये अल्टीमेट सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि प्रेजेंट सिनेरियो इज समथिंग डिफरेंट। तो 2 दिन के लिए तो पक्का लग रहा है मुझे, तो ये वॉर कंटिन्यू होगी टिल ट्यूसडे, जैसे वो अमेरिकन जाएंगे, अमेरिकन लीडरशिप जाएगी उनको बताने के लिए कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि वहां पे उन लोगों को काफी स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी। और ये 2 दिन ये उस चीज को सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो 2 दिन मुझे लगता है आप और मैं मिलते रहेंगे और दोबारा बात करते रहेंगे इन चीजों के ऊपर एटलीस्ट। मुझे एक सवाल आपसे और पूछना है। हमने देखा है कि एक प्लेबुक तैयार हुई है यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद। यूक्रेन और रशिया की जो फायर पावर है उसका आपस में कोई मुकाबला ऐसा माना जाता था कि नहीं है। सिमिलरली इजराइल और यूएस की जो फायर पावर है उसके मुकाबले ईरान कहीं नहीं ठहरता है। लेकिन यूक्रेन ने वॉर को एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ले जाकर और लंबे समय तक इसको खींचकर, और अब तो उसको अमेरिका का सपोर्ट भी, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उसके बाद से जो वेपन्स और टेक्नोलॉजी को लेकर जो सपोर्ट था यूक्रेन का वो भी काफी कम हो गया। इसके बावजूद यूक्रेन सरवाइव कर पाया, और ना सिर्फ उसने बहुत हैवी कॉस्ट इम्पोज किया है रशिया पर। आपको लगता है कि ईरान भी कुछ ऐसा एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जाकर इकोनॉमिक कॉस्ट के अलावा ह्यूमन कॉस्ट जो है वो बढ़ा सकता है अमेरिका के लिए? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ईरान देखिए अमेरिकन को कहां पे अटैक कर सकता है, उनके एरिया में तो जा नहीं सकता है। ये एरियल वॉर है,
और एरियल वॉर से ट्रूप्स जब तक उस लैंड पे नहीं आएंगे अमेरिकन, देन दे कैन बी चैलेंज्ड, या वो उन कंट्रीज पे अमेरिकन ट्रूप चले जाएं बॉर्डर्स पे और उन पे अटैक करें, तो अमेरिकन कैजुअलिटीज इंक्रीज हो सकती हैं। और कि जहां पे कहीं पे मिसाइल गिर रहा है, ड्रोन गिर रहा है, या कोई उनका स्टेशन अटैक हो जाता है, जैसे 2020 में ईरान ने उनके किसी स्टेशन पे अटैक किया था, तो ऐसी कैजुअलिटीज हो सकती हैं। लेकिन जो जब तक बूट्स ऑन द लैंड नहीं होंगे, अमेरिकन की इतनी कैजुअलिटीज ही होगी, और अमेरिकन के पास दे हैव गॉट अनफ ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस टू कंटिन्यू दिस वॉर। एक और भी हो रहा है, कॉस्ट ऑफ वॉर को भी इंक्रीज किया जा रहा है। जब कॉस्ट ऑफ वॉर इंक्रीज होती है तो ईरान उस चीज को लेके नहीं जा सकता है, इवन दो वी एक्सपेक्ट कि चाइना और रशिया उसको काफी सपोर्ट करेगा। लिंगर ऑन हो सकता है, लंबा थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन ईरान विल फाइनली बी अंडर इट्स ओन, आई वुड से, वेट। तो अब ये और यही चीज का फायदा अमेरिकन उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई दैट जितना इसमें डिवीजन हो, पहले एक ग्रुप ऐसा आए विद इन देम, इवन दो वो हार्डलाइनर्स ही हो, ताकि वो रूल करना शुरू करें। तो अमेरिका उस वक्त एक वहां पे एक खराब सिचुएशन करके छोड़ के ईरान जा सकता है वापस। आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू कीप देयर सपोर्ट और देयर प्रेजेंस इन ईरान। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस बातचीत के लिए, ताजा हालात बताने के लिए हमें ईरान वार के बारे में। हम दर्शकों कोशिश कर रहे हैं लगातार उनसे बात करने की, और एक बार फिर शाम को जायजा लेंगे क्या है हालात, किस कदर हालात के क्या वॉर का क्या डायरेक्शन है, और कैसे ये खत्म होगी, क्योंकि जंग का खत्म होना भी एक बहुत बड़ा मसला है। काफी सारे लोग परेशान हैं, भारतीय तो है ही है, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि फ्लाइट्स नहीं जा पा रही हैं, तेल की कीमत बढ़ रही है, शेयर बाजार पर असर पड़ रहा है। तो जंग का जल्दी खत्म होना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। और हाँ, आपने ये भी देखा होगा कि कल रात को जब प्राइम मिनिस्टर वापस आए हैं, उन्होंने अपनी स्पेशल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग रखी है, इसीलिए कि हमारे इतने नागरिक जो बाहर हैं और सारे गल्फ कंट्रीज में स्प्रेड है एंड डूइंग वेरी वेल, कि उनका इवैक्यूएशन या उनके ख्याल रखना कितना जरूरी है। एंड प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो स्टार्टेड टॉकिंग टू द हेड्स ऑफ स्टेट्स, स्पेशली यूएई के साथ उन्होंने बात की है, शायद किसी और कंट्रीज के, इजराइल के साथ उन्होंने बात की है, और शायद आज और भी कुछ कंट्रीज के साथ वो बातचीत करेंगे ताकि लोग वापस आ सकें, जैसे आपने ठीक कहा। और दूसरा जो इकोनॉमिक और पेट्रोल के बारे में देखना है, जो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस होने वाली है, उस चीज का भी उनको काफी ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली हमारे ब्यूरोक्रेसी को कि कैसे कंट्रोल करें और पैनिक ना हो। जी, थैंक यू। थैंक यू जी, वेलकम। Thank you.